नमस्कार। इस वीडियो में हम आपका बंटी का 16वां भाग पढ़ेंगे, जो कि इस उपन्यास का अंतिम भाग है। और ये भाग अब तक के हमने जितने भी भाग पढ़े हैं उनमें हमने बंटी के जीवन के जिन उतार चढ़ावों को देखा है, ये इस भाग में उसके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। ये पिछले भाग में जैसे कि हमने देखा कि शकुन बंटी के जाने के बाद बहुत परेशान है, दुखी है और अपने अहम को कोस रही है, बंटी के बारे में सोच रही है। वहीं ये वाला जो भाग है ये शुरू होता है उसके जीवन की एक और यात्रा से। अपने जीवन में उसने कई यात्राएं की। पहली यात्रा उसने अपनी माँ के साथ अलग रहकर की, दूसरी यात्रा अपनी माँ के घर से डॉक्टर जोशी के घर तक की, तीसरी यात्रा उसने फिर डॉक्टर जोशी के घर से अपने पापा के घर तक की। अब ये एक और नई यात्रा उसके जीवन से जुड़ गई है और इस नई यात्रा में वो अपने आप को कहीं पीछे छोड़कर कुछ और ही हो जाता है। इस भाग की शुरुआत होती है एक रेल यात्रा से, एक और यात्रा से। इसमें शुरुआत में ही इसमें बताया गया है कि वो एक रेल के डिब्बे में बैठा हुआ है। वो चारों तरफ देख रहा है, एकदम अपरिचित चेहरे हैं, चारों तरफ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। कौन सी आवाज़ क्या बोल रही है, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एकाएक उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके भीतर बहुत सारे कान उगाए हैं जो बहुत सारी आवाज़ों को अनायास ही सुन रहे हैं, और वो कान सिर्फ सुन रहे हैं, वो समझ कुछ भी नहीं पा रहा है। इसी बीच उसे इन अपरिचित आवाज़ों और इन अपरिचित लोगों के बीच अपने पिता का चेहरा दिखता है और उसे थोड़ी सी दिलासा मिलती है। वो इतने मानसिक तनाव में है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सब उसके जहन में जा ही नहीं रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सुन रहा होता है। वो इस यात्रा के शुरू होने के साथ ही उसके जीवन में पिछले दिनों जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं कलकत्ता आने के बाद, वो एकाएक सारी की सारी खुलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो सोचता है कि कलकत्ता आने से पहले जब पापा उसे लेने आने वाले थे, या फिर पापा जब उससे मिलने आते थे और कलकत्ता के बारे में बताते थे कि जब वो कलकत्ता जाएगा तो वो वहाँ क्या क्या उसे दिखाएंगे, कहाँ कहाँ उसे घुमाएंगे, वहाँ के जादू के बारे में, दक्षिणेश्वर, वेल्लूर मठ, जू, वहाँ के पेड़ पौधे और जाने का कितने ही दर्शनीय स्थलों के नाम पापा ने उसे उस वक्त बताए थे कि जहाँ उसे घुमाया जाएगा। वो जब कलकत्ता आ जाता है बंटी अपने पापा के साथ, तब उसे ये भी बताया जाता है कि उसे रोज़ शाम को लेकर जाएंगे वो सेटरेट क्लब में, जहाँ पर उसे स्विमिंग सिखाएंगे। अब वो लड़कियों वाले खेल नहीं खेलेगा, वो लड़कों की तरह जीवन व्यतीत करेगा। और वो महसूस करता है इस यात्रा के दौरान कि उसके लिए जो एक काल्पनिक शहर था कलकत्ता, वो ध्वस्त हो चुका है। उसने जो भी सपने देखे थे कलकत्ता को लेकर, उनमें से कोई भी सपना उसका पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए जब वो कलकत्ता नहीं आया था, कलकत्ता के वो सब दर्शनीय स्थल और खेल सब नाम थे, आज भी उसके लिए सिर्फ नाम रह गए हैं। उसे कहीं घूमने फिरने का मौका नहीं मिला। पापा उसे अब वैसे पापा नहीं लगे जो उससे मिलने आया करते थे। इसके बाद शाम जब इन चीज़ों को याद कर रहा है तो वो याद करते करते उस क्षण में पहुंच जाता है जब वो बालकनी में चुपचाप बैठा हुआ है और मीरा आके उससे पूछती है कि तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो, इतने सहमे सहमे क्यों रहते हो, आओ तुम देखो, मिलो, चीनू से मिलो। और वहाँ पहल उसका परिचय चीनू से होता है। वो चीनू को देखता है तो उसे अम्मी की याद आ जाती है। मीरा उसे खेलने के लिए कहती है तो उसे याद आता है कि वो अम्मी को अपने खिलौनों से बिल्कुल नहीं खेलने देता था। वो कलकत्ता में मीरा और अजय के साथ रहते हुए डॉक्टर जोशी के घर को भी याद कर रहा होता है कि वहाँ पर अम्मी थे, जोत थी, माँ थी, डॉक्टर जोशी थे, और अब यहाँ पर नए लोग हैं, अपरिचित लोग हैं, मीरा है और चीनू है। परिचित है तो सिर्फ उसके पापा हैं यहाँ पर। उसे ऐसा लगता है कि वो इतनी सारी चीज़ें जहाँ वो वर्तमान में जी नहीं पा रहा होता है। जब वो वर्तमान में होता है तो अतीत में चला जाता है, भविष्य में क्या होगा उसे बिल्कुल नहीं पता, और अतीत और वर्तमान के इस घाल मेल में वो इस तरीके से फंस जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कौन सी ज़िंदगी इस वक्त जी रहा है।
इसी बीच वो उसे एहसास होता है कि वो ट्रेन में बैठा हुआ है और उसके पापा उससे पूछ बैठते हैं कि तुम लेटोगे, तुम्हारा बिस्तर लगा दूं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी वो शब्दों में नहीं दे पाता, बल्कि गर्दन हिलाकर नकारात्मक जवाब देता है कि नहीं, मुझे नहीं सोना है। उसका जो मानसिक तनाव था वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो उस स्थान पर वापस पहुंचता है जब टैक्सी लेकर कलकत्ता के स्टेशन से वो घर की तरफ जा रहा होता है, तो वो देखता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, लंबी लंबी सड़कें हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं और बहुत कुछ जो वो वहाँ देखता है। और वो ये भी देखता है कि इस पूरे के पूरे इस बड़े शहर में, इतने बड़े शहर में उसके साथ कोई परिचित है, अपना है, तो वो सिर्फ उसके पापा हैं। और वो पापा की उंगली को, उनके हाथ को बहुत कसकर पकड़ लेता है। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ ट्रॉम चल रही हैं, वहाँ रेलगाड़ियाँ हैं, डबल डेकर बसेस हैं और बहुत कुछ उसको वहाँ देखने को मिलता है। और वो कल्पना भी करता है कि वो इनमें घूमेगा फिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता है। और इसके बाद वो उस क्षण में पहुँचता है जब पापा के घर वो पहुँचता है और जाकर घंटी बजती है। और घंटी बजते ही मीरा दरवाजे पर आ खड़ी होती है। दरवाज़ा खोलते ही वो बंटी से मिलती है और खुश होती है कि अरे ये है बंटी, तुम तो बहुत प्यारे हो बंटी, इस तरीके से। और उसे देखकर बंटी के मन में आता है कि ये मम्मी तो नहीं है। मम्मी के तो वो पैरों को अच्छी तरह पहचानता है, मम्मी के साड़ी के बॉर्डर को भी पहचानता है, ये मम्मी नहीं है, ये कौन है। मीरा से उसका वहाँ पहली पहल परिचय होता है। और डॉक्टर जोशी की तरह मीरा को भी वह अपनी मम्मी की तरह नहीं देख पाता। वो सोचता है कि ये मम्मी तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी दीपा आंटी जैसी लग रही है, लेकिन मम्मी ये नहीं है और मम्मी ये हो भी नहीं सकती हैं। तो जो एक समस्या डॉक्टर जोशी के घर में उसके जीवन से जुड़ी हुई थी कि डॉक्टर जोशी को उसे पापा कहना है या पापा मानना है, और वो उसे नहीं मान पा रहा था, वही एक समस्या यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसके साथ जुड़ जाती है कि यहाँ ये जो स्त्री है ये मेरी मम्मी नहीं है, ये कौन है और क्या ये मेरी मम्मी बनेंगी या फिर मेरी मम्मी ने बनाया जाएगा। ये समस्या यहाँ भी उसके साथ जुड़ जाती है। इसके बाद बंटी वहाँ उस माहौल में प्रवेश करता है और वहाँ देखता है कि वहाँ जिस स्त्री को वो देखता है, बहादुर को बुलाकर वहाँ एक छोटे बच्चे को वो बुलाती हैं और बंटी से उसका परिचय कराती हैं और उसको बताती हैं कि ये देखो बंटी, ये तुम्हारा छोटा भाई है चीनू, ये लो इसे प्यार करो। चीनू को देखते ही उसे अम्मी और जोत की याद आने लगती है। और उसके बाद फिर उसे पूरा घर दिखाया जाता है। वो देखता है कि एक खाने का कमरा है, सोने का कमरा है, छोटा सा अहाता है, बैल्कनी है और एक बड़े घर की परिकल्पना जो उसके मन में थी वो कहीं ध्वस्त हो जाती है। उसे एक छोटा सा कमरा मिलता है। वो मन ही मन ये सोचता है कि बंटी छोटा है इसलिए उसका कमरा भी छोटा है। और इस तरह मीरा हालांकि उसका बहुत ध्यान रख रही होती है, उसके खाने पीने का ध्यान रख रही होती है, उसे अपने पुराने घर की याद आ रही होती है। जिस घर में वो अपनी माँ के साथ रहता था वो भी बहुत बड़ा घर था, फूफी थी, बड़ा सा उसमें लॉन था। इसी तरीके से जब वो डॉक्टर जोशी के घर में जाता है वहाँ भी एक बहुत बड़ा घर था। लेकिन इस घर में आता है तो हालांकि उसके मन में ये कल्पना होती है कि इस शहर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो घर भी बहुत बड़ा होगा। वो जो उसकी कल्पना थी वो यहाँ पर टूट जाती है एकदम से। और जब मीरा उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे कहती है कि बंटी बेटा तुम्हें जो भी खाना है, जो भी करना है मुझे बताओ, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब वो चुप हो जाता है अक्सर वो कहती है शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना घर ही है, अपने घर में शर्माने की क्या बात है। अब ये जो अपना घर उसे बार बार बोला जाता है, ये अपना घर ही उसके लिए एक मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। अपना घर उसके लिए एक पहेली सी बनकर रह जाता है कि अपना घर दरअसल है क्या। मैं यहाँ भी अपनापन महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, डॉक्टर जोशी के घर में भी अपनापन महसूस नहीं करा पा रहा था। माँ भी यही कहती थी कि अपना घर होगा, पापा भी यही कहते थे अपना घर होगा, अब ये भी यही कह रही हैं कि अपना घर है, लेकिन अपना सा तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा और ना ही मुझे वहाँ कुछ लगता था। इसी तरीके से
ये सब वो सोच ही रहा है कि इतने में उसके पापा उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे बिल्कुल भनक तक नहीं लगती है। वो इतना ज़्यादा विचारों में मग्न होता है कि उसे ये पता भी नहीं चल पाता कि कब उसके पापा आकर उसके पीछे खड़े हो गए हैं। और तब पापा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम इतने सुस्त क्यों रहते हो। और तब बंटी इमोशनल होकर उसकी आंखें भर आती हैं और उसे ऐसा लगता है कि पापा की भी आंखें भर आई हैं। बंटी की इस स्थिति से उसके पापा भी बहुत चिंतित होते हैं। उन्हें भी पता था कि बंटी कितना चहकने वाला बच्चा था और अब अचानक से इतना गुमसुम हो गया है। उसके मन मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को अजय बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे थे। उसके बाद इसी बात के साथ ही बंटी से बातचीत करते हुए उसके एडमिशन की बात शुरू होती है और उसे बताया जाता है अजय के द्वारा कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है एडमिशन के लिए, तुम वहाँ बिल्कुल मत डरना, एकदम बोल्डली स्मार्टली जवाब देना और डरने की कोई बात नहीं है। खाना खाते खाते भी उसे ये चीज़ें समझाई जा रही थी कि द्वीप किसे कहते हैं, किस बात का कैसे जवाब देना है, यही सब उसे सिखाया जा रहा था। और अचानक से वो महसूस करता है कि उसके पापा मम्मी में तब्दील हो गए हैं। मम्मी जिस तरीके से उसे चीज़ें सिखाती थी, प्रश्नों के उत्तर बताती थी, उसी तरीके से पापा भी यहाँ पर लग रहे हैं। उसे यहाँ ये भी फील होता है कि जब पापा उससे कभी कभी मिलने आते थे तो पापा कुछ अलग लगते थे, लेकिन अब पापा नहीं रह गए हैं और पापा मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। भले ही क्षण में मम्मी जैसे लग रहे हैं लेकिन वो मम्मी नहीं हो सकते। पापा अब वैसे पापा नहीं हैं। पापा थोड़े थोड़े टीटू के पापा जैसे लगने लगे हैं, लेकिन अब वैसे पापा नहीं हैं जो उसे खूब घुमाते थे, फिराते थे, प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। इस असमंजस में कि ना तो अब उसकी मम्मी रह गई हैं, ना अब उसके पापा रह गए हैं, ये असमंजस उसके जीवन का सबसे बड़ा तनाव था। एक बच्चा जिसके संपूर्ण विकास के लिए माता और पिता, यानी कि उसके अपने माता और अपने पिता दोनों ही उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए। वहाँ वो दोनों को कभी भी एक साथ नहीं पाता है। हमेशा या तो उसे मम्मी मिलते हैं या तो उसे पापा मिलते हैं, और मम्मी और पापा के सब्स्टिट्यूट के रूप में या तो उसे डॉक्टर जोशी मिलते हैं या फिर उसे मीरा मिलती है, और दोनों के साथ ही वो सहज नहीं हो पाता है। वो उसे ऐसा लगता है कि इस घर उसे ऐसा लगता है कि इस शहर में आकर, इस घर में आकर उसका जो रोम है वो सिर्फ पापा के साथ अटका हुआ है। वो इतना डरा और सहमा हुआ होता है कि कहीं पापा से दूर हो गया तो वो यहाँ इस शहर में उन्हें ढूंढेगा भी कैसे। अगले दिन जब पापा उसे इंटरव्यू के लिए लेकर जाते हैं तो उसे बस में बिठा देते हैं और साथ में उसके खड़े हो जाते हैं बस का एक डंडा पकड़कर। तब भी उसे ऐसा, वो लगातार अपने पापा को एकटक देखता रहता है कि कहीं पापा उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए, कहीं वो अकेला ना रह जाए और वो कहीं यहाँ गुम हो गया तो वो यहाँ किसी को पहचानता नहीं है, वो कैसे उस स्थिति का सामना कर पाएगा। और इसी में वो स्कूल पहुँचता है, वहाँ प्रिंसिपल के सामने उसका इंटरव्यू होता है, उससे उसका नाम पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है कि वो कौन है, या उसका परिचय जब पूछा जाता है तो उसका जवाब वो देता है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा कौन हैं या पापा के बारे में जब पूछा जाता है तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाता, और उसके जवाब में वो सिर्फ इतना बोल पाता है, माई मम्मी इज़ प्रिंसिपल। तो इस बात पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो ज़ोरदार हंस पड़ते हैं और उनकी हंसी उसे बहुत चुभने लगती है। उसे कहीं ना कहीं अपमान भी लगता है और डर भी लगता है कि कहीं पापा उसे अब डांटे ना। और जैसे जैसे वो हंसने लगते हैं उसे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी देर और वो हंसे तो वो वहीं रो देगा। इसके बाद उससे प्रश्न पूछा जाता, उसे कहा जाता है कि तुम एक स्टोरी लिखो जो भी तुम्हें लिखना अच्छा लगता है। और इस प्रश्न पर आकर वो फिर उसके मस्तिष्क में बहुत कुछ उलझ जाता है कि वो किसकी कहानी लिखे, फूफी की कहानी लिखे, अम्मी और जोत की कहानी लिखे, मम्मी की कहानी लिखे, पापा की कहानी लिखे, डॉक्टर जोशी के घर की कहानी लिखे, क्या लिखे। और इतने सब में उलझकर वहाँ वो कुछ भी नहीं लिख पाता, सिर्फ उसके आंखों से आंसू टपककर उस खाली पन्ने पर फैल जाते हैं और यहाँ उसका एडमिशन निरस्त हो जाता है और उसे एडमिशन नहीं मिलता। इसके बाद वो जब घर जाता है, हालांकि मीरा उसे
इस चीज़ पर समझाती है, समझती है उस स्थिति को कि अभी वो तनाव में है, वो नहीं इस स्थिति में कि वो इंटरव्यू दे सके। और यहाँ तक कि वो ये भी समझ रही है कि अजय बंटी को लेकर बहुत जल्दी में है और इस जल्दी का ही ये परिणाम है कि वो एडमिशन का इंटरव्यू भी ठीक से नहीं दे पाया है। और उसी बीच वकील चाचा उस घर में आते हैं, बंटी से मिलते हैं और वो पाते हैं कि बंटी अब वैसा बंटी नहीं है जो उनके आते ही उनसे चिपक जाता था, और जब तक वो उस घर में रहते थे तब तक बंटी उनके साथ ही चिपका रहता था, हजारों हजार प्रश्न पूछता था। आज वो बंटी बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। बंटी की इस स्थिति को देखकर वकील चाचा भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और जब पूछा जाता है कि क्या हुआ एडमिशन का, और तब उन्हें पता चलता है कि एडमिशन में वो जवाब नहीं दे पाया। और मीरा उन्हें ये सब चीज़ें बताती हैं तो बंटी को याद आते हैं अपने पुराने दिन जब मम्मी के साथ वो रहता था, और क्लास में जब वो सेकंड आया था तीनों सेक्शन में, तो मम्मी ने उस दिन हलवा बनवाया था फूफी से कहकर। वो उस खुशी को, उस उत्साह को इस समय याद कर रहा होता है, और आज वो अपनी स्थिति को देख रहा है कि वो एक सामान्य सा इंटरव्यू भी पास नहीं कर पाया है। वकील चाचा इस बीच बात करते हुए मीरा से कहते हैं कि मैंने अजय को बहुत समझाया था कि इस तरीके से बंटी को मत लेकर आओ, उसे पहले छुट्टियों में लेकर आओ, अगर उसका यहाँ मन लग जाता है तभी एडमिशन कराना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं इस बात को समझ पा रहा। और इसी बीच मीरा भी अपने विचार व्यक्त करते हुए यही बात कहती है कि बंटी को लेकर अजय बहुत जल्दी में है, और इसके बाद वो एक महत्वपूर्ण वाक्य कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं उन्होंने इसे ऐसे भेज कैसे दिया। और ये वाक्य बंटी के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या उसे ऐसे भेज दिया गया है, क्या वो आ गया है, या उसके और उसकी माँ के व्यक्तित्व पर या संबंधों पर उनका अहम हावी हो गया था। और इसी को सोचते सोचते वापस वो यात्रा में पहुंच जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके पापा उसे कह रहे हैं कि ये अगला स्टेशन आ गया है, चाहो तो उतर के कुछ देर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद बंटी पानी पीता है और उसके पापा उससे बात करने लगते हैं, उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वहाँ कोई इम्तिहान नहीं लेगा, कुछ भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बंटी मन ही मन सारे वाक्यों को रटता चला जा रहा है कि माय फादर इज सब डिविजनल मैनेजर, और एक एक चीज़ उसने रट ली है। वो फिर से किसी इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहता। जहाँ वो बच्चा पढ़ने में होशियार हुआ करता था, अब उसे हर चीज़ रटनी पड़ रही है याद रखने भर के लिए। उसके बाद उसके पापा लगातार उससे हॉस्टल की बातें किए चले जा रहे हैं। उसे समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने हॉस्टल में तुम्हारी बात कर ली है, हॉस्टल के प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, वो वहाँ तुम्हारे लोकल गार्जियन होंगे, और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ हॉस्टल में जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। उसे क्या अच्छा लगेगा हर बार उसके पापा या उसकी मम्मी ही डिसाइड करती हैं, कभी भी उससे नहीं पूछा जाता कि उसे क्या अच्छा लगेगा। एक बच्चे को जिसे अपने माँ बाप के पास रहना है, उसके माता पिता दोनों हर बार उसके लिए क्या अच्छा होगा ये डिसाइड करके उसे कहीं ना कहीं भेज देते हैं, जो उसके लिए फिर से एक नई यातना का कारण बन जाता है। और इसी में उसका मन होता है कि वो अपने पापा से कह दे कि वह हॉस्टल नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ऐसा कह नहीं पाता और अपने पापा की बात को जो है चुपचाप मान लेता है। और जब उसके पापा उसे कहते हैं कि वहाँ हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा, तो उसे मम्मी की बात याद आती है। वो भी नए घर में ले जाने के समय यही कह रही थी कि बंटी बेटा तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा, लेकिन उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी तरीके से वो ये भी सोच रहा है कि उसे हॉस्टल जाके भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो पापा के साथ रहने के लिए यहाँ आया था, लेकिन पापा उसे अपने साथ न रख के उसे हॉस्टल भेज रहे हैं। ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा तनाव का कारण था। उसके पापा हॉस्टल की जाने कितनी कितनी बातें उससे कई दिनों से बता रहे थे। वो अपने पापा की सारी बातें सुन रहा था। इससे पहले उसके पापा उसे जो भी चीज बताते थे कि कलकत्ता में क्या क्या चीजें हैं, वो उन चीजों की कल्पना करने लगता था। लेकिन हॉस्टल की बात सुनने के बाद हॉस्टल की कोई कल्पना उसके मन में नहीं आ पाती है। उसके बाद
वकील चाचा की बात उसे याद आती है कि वो बोलते हैं कि बंटी तुम अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स नहीं लेकर आए, और मीरा को ये भी बताते हैं कि बंटी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। वो एक ही समय में रहकर कई समय में घूम रहा है। वो कभी पापा की ट्रेन की बातों में चला जाता है, कभी वापस अपने पापा के घर चला जाता है, कभी मम्मी के घर विचारों में पहुंच जाता है, कभी वकील चाचा की बात याद करता है। और इसी बीच फिर वो जब उनकी बात याद कर रहा होता है वकील चाचा की, तो वहाँ उसके चाचा ये भी कहते हैं कि कलकत्ता में तो तुम्हारे बागवानी का जो शौक है, हॉबी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई स्कोप है नहीं। और फिर वो ट्रेन में उसके बाद वो जो है वही घर की पापा के घर की बातों को याद करते हुए सोचता है कि फिर वो सो गया था, और सोते सोते सपने में वो बहुत कुछ अपरिचित लोगों के बारे में सोच रहा होता है। वो देखता है कि उसके पापा जो है उस स्कूल से निकले हैं, उसको पकड़कर लेकर आ रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जब देखो तब चिपकू की तरह चिपके रहते हो, कभी इतनी सी बातों के जवाब भी तुम नहीं दे पाए, और उसे गुस्सा कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो बदहवास सा चारों तरफ अपने पापा की उंगली छुड़ाकर बदहवास सा इधर उधर भाग रहा है चारों तरफ, अपरिचित लोगों के बीच, किसी को पहचान नहीं रहा है। एक डर सा उसके भीतर समा गया है और उसके मुंह से सोते सोते चीख निकलती है, और चीख में वो सिर्फ पापा का नाम पुकार पाता है। और उसके पापा उसके पास आते हैं, उसे समझाते हैं कि देखो डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। और तब वो मीरा से बात करते हुए कहते हैं देखो क्या हाल हो गया है बच्चे का, कितना सहमा हुआ है, कितना डरा हुआ है, इसे कैसे मैं हॉस्टल नहीं भेजूं। हॉस्टल हम सबसे कटेगा तभी ये नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा और नॉर्मल हो पाएगा। यहाँ उसे लगता है, अजय को लगता है कि जब वो बराबरी के बच्चों के बीच में रहेगा तो वो सामान्य हो पाएगा और सामान्य जीवन जी पाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि बंटी को सामान्य होने के लिए अपनी उम्र के बच्चे या हॉस्टल नहीं चाहिए थे, उसे सामान्य होने के लिए अपने मम्मी और पापा दोनों चाहिए थे। और इसी बीच उससे जो है बंटी अगले दिन में के बारे में सोचता है और देखता है कि जब पापा चले जाते हैं ऑफिस, तब वो घर में अकेलापन महसूस करता है। हालांकि वे यानी कि वो मीरा को वे कहकर संबोधित करता है, वो होती हैं चीनू होता है, और वो बहुत कोशिश करती हैं कि वो उसके साथ सहज हो सके, आत्मीयता बना सके, लेकिन बंटी वो आत्मीयता उनके साथ महसूस नहीं कर पाता। और इसी बीच पापा वो महसूस करता है कि पापा उसे अकेला छोड़कर ऑफिस चले गए हैं, बिना ये सोचे कि बंटी अब इस वक्त अकेला रह जाएगा। अपने पापा के जाने के बाद उस घर में उसे अकेलापन बहुत अधिक सताता है। और उसके बाद मीरा जो है उससे बात करने की कोशिश करती है। मीरा पूछती है कि छुट्टी के दिन तुम मम्मी के साथ क्या करते थे, उस घर में तुम क्या क्या खेला करते थे, और सारी बातें पूछती है, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाता। वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ से शुरू करें, अम्मी और जोत के बारे में बताए, घर के बारे में बताए, क्या बताए। और इस सब को सोचते सोचते वो सिर्फ और सिर्फ चुप रह जाता है, कुछ भी नहीं उन्हें बता पाता है। और उसके बाद वो मीरा उसे खिलाने का भी प्रयास करती है, चीनू को ले आती है, खूब सारे खिलौने उसे देती है, लेकिन चीनू खेलता रहता है। चीनू को खेलते देखकर अम्मी की उसे याद आती है और चीनू को खेलते देखता ही रह जाता है, वो स्वयं बिल्कुल भी नहीं खेलता। और बंटी जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। शाम को जब उसके पापा आते हैं तो उससे पूछते हैं कि सारे दिन तुमने क्या किया, तो इस बात का जवाब बंटी ना देकर मीरा दे रही होती है, और उन्हें बताती है कि सारे दिन गुमसुम रहता है, चुप रहता है, ना खेलता है, ना कुछ बोलता है। और इसी बीच वो चीनू को उनकी गोद में थमा देती है और बताती है कि चीनू भी तुम्हें बहुत याद करता है। पापा चीनू को बंटी के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि बंटी ये देखो, चीनू तुम्हारा छोटा भाई है, इससे दोस्ती करो, इससे प्यार करो, इसके साथ खेलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और इसके बाद चीनू को वो देखता है, चीनू उसे देखकर हंस पड़ता है और एक पल के लिए उसके मन में एक गुदगुदी सी आ जाती है। चीनू के गालों को वो छू कर देखता है और फिर उसके सामने वही प्रश्न खड़ा हो जाता है
जो मम्मी के साथ डॉक्टर जोशी के घर में खड़ा हुआ था कि रात को अकेले सोने में तुम्हें डर तो नहीं लगेगा। वो बंटी का मन करता है कि वो पापा से कह दे कि हाँ मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। और फिर उसे ये भी कहता है कि बंटी तो बहादुर बच्चा है, बंटी अकेले में नहीं डरता है, और बंटी के साथ इसी कमरे में बहादुर भी सोएगा, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और ये सब कहकर पापा और मीरा कमरे में चले गए और उनके खट की आवाज से सारे घर में अंधेरा छा जाता है, बत्तियां सारी बुझ जाती है और उसके भीतर इतना डर समा जाता है उस अंधेरे से कि कंबल के भीतर भी वो बहुत तेज जो है कांप रहा होता है। वो उसे याद आता है कि इसी तरीके से कमरे में वो जब माँ के बिना अकेले सोता था तो उसके साथ अमी और जोत होते थे, और यहाँ बत्तियों के बुझने के साथ अमी और जोत के जो दो पलंग का एक एहसास था, वो एहसास भी धूमिल हो गया। और फिर उसके मन में बहुत सारी बातें अंधेरे की घूमने लगती हैं। और जिस तरीके से मम्मी और डॉक्टर जोशी के बेडरूम की कुछ कल्पनाएं उसके दिमाग में घूमती है, उसी तरीके से पापा और मीरा के बेडरूम की कुछ बातें भी उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। और वो अपने आप को संयमित करके उठता है और कोशिश करता है कि वो एक बार देखे, उनके कमरे में झांक कर देखे, और बहुत हिम्मत करके डरता डरता वो कमरे के चौखट पर जाकर खड़ा होता है। और वहां उसे अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता, और नजर आता है तो सिर्फ एक लाल टिमटिमाता सा एक तारा, जिसे देखकर वो बेहद आतंकित हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये लाल दमकता हुआ सा क्या है। और इसके बाद पापा को लगता है कि वहाँ कोई है, और आवाज देकर पूछते हैं कि कौन है। वहाँ बंटी है, और बंटी दौड़ कर जाता है और बिस्तर में छुप जाता है, और किसी को पता नहीं लगने देता कि वो वहाँ खड़ा होकर कमरे के भीतर झांक रहा था। उसके बाद अगले दिन पापा बंटी से बात करते हुए पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम मीरा को क्या कहते हो। वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाता, तो वो कहते हैं कि तुम उसे मम्मी कहोगे। ये बात फिर उसके सामने खड़ी हो जाती है जब डॉक्टर जोशी को पापा कहने की बात आई थी, और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम पापा कहोगे डॉक्टर जोशी को। तब वो इसका जवाब सीधे सरल शब्दों में दे देता है, सपाट शब्दों में दे देता है कि नहीं, वो उसे पापा नहीं कहेंगे क्योंकि उसके पापा कलकत्ते में हैं। आज वही प्रश्न उसके सामने फिर से आ गया कि क्या मीरा उसकी माँ हो सकती है। उसकी माँ तो वहाँ डॉक्टर जोशी के घर पे है, तो मीरा उसकी मम्मी नहीं है। लेकिन बहुत समझदारी से अजय इस बात का हल निकालते हुए उससे कहते हैं कि मीरा को चलो तुम मम्मी ना कहो, तुम उन्हें छोटी मम्मी कहो। वहाँ की मम्मी वो मम्मी होंगी और यहाँ छोटी मम्मी होंगी। और इस बात पर बंटी अपनी स्वीकृति दे देता है और मीरा को छोटी माँ कहने के लिए अपनी सहमति दे देता है। इसके बाद वो ये बात करते करते वो महसूस करता है कि वो बेहद शर्म की गर्द में गड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ उस दिन वहाँ रात को सोते समय जब वो डरा हुआ था तो उसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया था। और अब जब यहाँ सबको पता चल जाएगा कि बंटी बिस्तर गीला कर देता है तो उसे कितनी शर्म आएगी, और इस शर्म में वो गड़ा ही जा रहा था। लेकिन ये बात पता चलनी ही थी, और मीरा को जैसे ही पता चलता है, मीरा उसे कुछ कहती नहीं है, और बहादुर को वो गद्दा और चद्दर साफ करने के लिए कहती है। और कब किसने उसके कपड़े चेंज करवाए, कैसे वो उस स्थिति से बाहर निकला, उसे कुछ भी पता नहीं चला, और कुछ भी उसे समझ में उस समय नहीं आ रहा था। उसके भीतर डर इतना समा गया था कि उसके ऊपर उसका अपने ऊपर से नियंत्रण खोता चला जा रहा था। और ये सब याद करते करते वो ये भी याद कर रहा था कि जब पापा के घर में उसने बिस्तर गीला कर दिया था तो उस समय खाने की टेबल पर बैठे हुए उसे पापा की नजरें मम्मी की नजरों जैसी लग रही थी, जैसे डॉक्टर जोशी की उपस्थिति में मम्मी अपमानित सा महसूस करती थी मुझे लेकर, और अपनी नजरें मुझ पर गड़ाए रखती थी। कहीं पापा की नजरें भी मेरे ऊपर ऐसे ही गड़ी हुई हैं। लेकिन वो महसूस करता है कि उसके पापा की नजर उसकी मम्मी की नजरों की तरह उसका पीछा नहीं करती, और ना ही उसके पापा उसे लेकर उसका इस कदर डरे और सहमे हुए रहते हैं। और इतने में वो महसूस करता है कि उस टेबल पर बैठे हुए भी उसके जहन में वही लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का कौंध रहा है कि 3 लोगों में वो कहीं चौथा है
तीन, एक पापा, एक मीरा और एक वो छोटा बच्चा चीनू। अब यहाँ भी वो उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ भी फालतू है, अकेला है। और फिर उसे एहसास होता है ट्रेन में कि उसे बहुत तेज सुसु आई है और उसे बाथरूम जाना है, और एकाएक वो उठ खड़ा होता है और एकदम से उसे ख्याल आता है कि अगर यहाँ भी उसने बिस्तर गीला कर दिया होता तो उसे कितनी शर्म झेलनी पड़ती, कितने लोगों के बीच ये राज खुल जाता कि वह बिस्तर गीला कर देता है डर से। और तब वह पापा से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, और पापा उसे जब बाथरूम लेकर जाते हैं, बाथरूम बिजी होने के कारण वो ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पर खड़े होकर सिगरेट पीने लगते हैं, और जैसे ही वो सिगरेट का कश खींचते हैं तो लाल रोशनी सी उस सिगरेट के छोर पर बनती है, जिसे देखकर वो रहस्य उसके सामने खुल जाता है कि उस दिन रात के अंधेरे में उसने वो लाल टिमटिमाता सा तारा क्या देखा था। यदि ये रहस्य नहीं खुलता तो उसके मन के किसी कोने में यह डर भी कहीं समाया हुआ होता कि रात के अंधेरे में कमरे के भीतर एक लाल टिमटिमाती सी रोशनी होती है, तारा होता है, क्या होता है वो उसे समझ नहीं आता। और फिर वो ट्रेन में देखता है कि आसपास बहुत सारे लोग हैं, खाना खाता है, पापा को देखता है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में डूबने लगता है, और फिर उसे सब कुछ याद आने लगता है, बंगाल का जादू, बंगाल की सारी चीजें, बंगाल में जो घूमने की जगह उसने सोची थी वो सारी जगह जो सिर्फ नाम बनकर रह गई थी और वो कहीं नहीं जा पाया था। और उसे ये भी याद आया कि उसने पास ही उगी हुई कुछ क्यारी में से फालतू की घास फूस उखाड़नी शुरू करी थी, तो मीरा उसे कहने लगी थी कि तुम हाथ गंदे मत करो बेटा, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। और पापा ने उस वक्त उसे गोद में उठाकर खूब प्यार किया था, और ये भी उसने कहा था कि अगर इनको नहीं हटाएंगे तो पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, और ये सारी चीजें उसके जहन में घूम रही थी। और साथ ही उसे ये भी याद आता है कि इतने दिन, जितने दिन वो उस घर में रहा, पापा के घर में रहा, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रही थी। बंटी को लेकर मीरा बार बार ये कहती रही थी कि तुम बंटी को लेकर कुछ गलत सोच रहे हो, बहुत जल्दी सोच रहे हो। उसके भीतर जाने क्या क्या चीजें चलती रहती थी। उसे ये भी समझ में आता था कि हॉस्टल जाने से उसके पापा के ऊपर खर्च का दबाव भी पड़ रहा था, जिसे मीरा बार बार कह रही थी। बहुत सारे शब्द उसके जहन में घूमते हैं, लेकिन कुछ भी बात उसे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक समय में बहुत बहुत कुछ चल रहा होता है। और ये सब सोचते सोचते वो अपने घुटनों को अपने पेट तक दबाकर सिमट कर बैठ जाता है, और इसका इस तरीके से सिमट कर बैठना उसके पूरे अस्तित्व का सिमट कर बैठ जाना होता है। जो खुला हुआ उसका एक व्यक्तित्व था वो अब बिल्कुल ही सिमट कर रह गया है उस बच्चे के भीतर जो कभी खिलखिलाया करता था। और फिर उसे याद आता है कि नए सिरे से उसके लिए एक शॉपिंग शुरू हुई थी जो उसके हॉस्टल के लिए थी, हॉस्टल जाने की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पापा उसे अलग अलग दुकानों पर ले जाते, साइज देखते, एक साइज बड़ा लेते, उसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कौन सा रंग लेना है, क्या चीज लेनी है, सब कुछ पापा डिसाइड करते। पापा उसे नहीं पूछते, ना उसकी चॉइस पूछते। फिर उसे अचानक याद आता है कि जब मम्मी के साथ वो शॉपिंग करता था तब वो कितनी चीजों में से अपने लिए सबसे अच्छी चीज चुनता था, और माँ से अधिकारपूर्ण तरीके से कह देता था कि ये उसे पसंद है या नहीं पसंद है। यहाँ तो उसे पूछा भी नहीं जा रहा, और ना ही वो यहाँ अधिकार महसूस कर पा रहा है कि वो किसी चीज के प्रति अपनी असहमति प्रकट कर सके। और फिर वही लाल त्रिकोण सा जहन में कौंधता है, और अपने आप को वो फिर फालतू सा महसूस करने लगता है। उसके बाद वो घर जब पहुंचता है तो देखता है कि मीरा उसके हर एक नए सामान पर उसके नाम का एक टैग लगा रही है। उसके नाम उसके हर एक सामान पर टांग दिए जा रहे हैं। सारा का सारा सामान नया है, और मीरा उससे कहती है कि बेटा तुम जाओ, खाना खाकर सो जाओ, मैं सब सामान तैयार कर रही हूँ। और उस क्षण उसे मम्मी की भी याद आती है कि मम्मी भी इसी तरीके से उसकी चीजों पर उसके लेबल लगाकर उसकी किताबों पर नाम लिखा करती थी। आज मीरा उसके सब सामान पर जो है लेबल लगा रही है, और अगले दिन नए सिरे से फिर उसका सामान बांधा जा रहा है। वो महसूस कर रहा है कि एक बार फिर उसके सामान की पैकिंग हो रही है। एक बार डॉक्टर जोशी के घर से कलकत्ता आने के लिए हुई थी, एक बार पुराने घर से नए घर जाने के लिए हुई थी डॉक्टर जोशी के घर, और आज फिर यहाँ से हॉस्टल जाने के लिए नए नए सामान की
पैकिंग हो रही है, उसे यहाँ से रवाना किया जा रहा है। सामान सारा इतना नया है कि अगर नाम ना लिखा हो तो वो पहचान भी ना सके, यानी कि उसके अपने सामान के साथ भी उसका कोई जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। और फिर सब नीचे आते हैं, उसका सामान बहादुर रख रहा होता है गाड़ी में, और चीनू को वो देखता है प्यार भरी नजरों से, वो मीरा को भी देखता है, मीरा से बहुत प्यार करवाकर और नमस्ते कर कर वो टैक्सी में बैठ जाता है। और तब वो महसूस करता है कि उसके मीरा का चेहरा बार बार मम्मी के चेहरे में बदल रहा है, और फिर पूरा का पूरा दृश्य ही बदल रहा है। उसे वही दृश्य याद आता है जब वो कलकत्ता आ रहा था और स्टेशन के लिए टैक्सी में बैठा था, उसने पीछे मुड़कर देखा था तो मम्मी खड़े होकर हाथ हिला रही थी, और यहाँ भी उसी तरीके से मीरा खड़ी है और उसे विदाई दे रही है। और एक क्षण के लिए उसे लगा कि सब कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है, यहाँ से भी, वहां से भी, वहां से और भी ज्यादा पीछे छूट गया है सब कुछ। और एक क्षण के लिए उसका वो कमरा उसकी आंखों में कौंध जाता है, जिस कमरे में उसके सारे खिलौने बिखरे पड़े थे और सारा सामान उसका पैक करके रखा गया था। अब उसे एहसास हो रहा था कि अब इसके बाद वो खिलौनों से नहीं खेल पाएगा, यानी उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका बचपन अब कहीं खो गया है, बंटी अब बंटी नहीं रह गया है। और फिर वो ट्रेन में वापस पहुंचता है, उसके कानों में हरे कृष्ण हरे राम की ध्वनि आती है, और इस ध्वनि के साथ उसकी चेतना फिर जागृत होती है और वो अपने आप को ट्रेन में पाता है। और ट्रेन में पापा से पानी पीकर वो दोबारा से लेट जाता है, और फिर उसके मन में कलकत्ता में रहते हुए बालकनी, लंबी लंबी सड़कें, लाल नीली रात में फैली हुई बत्तियां, और फिर वहाँ कलकत्ते में कम्युनिस्टों का जुलूस, और जुलूस में लगने वाले नारे, वहां से जाती हुई शव यात्रा, सब कुछ उसके जहन में बहुत तेजी से कौंध रहे हैं। और तभी वो देखता है उसे ऐसा लगता है कि सारी आवाजें गुम हो गई हैं और एक नया कोई दृश्य उसके सामने चल रहा है। पापा हाथ पकड़कर उसे ले जा रहे हैं और उसे दिखा रहे हैं, वो देखो सामने तुम्हारा हॉस्टल है, और तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाकर, जान पहचान करवाकर वो आज शाम को ही चले जाएंगे। ये सब वो अपने सपने में देख रहा है। और फिर वो देख रहा है कि वह अपने पापा को छोड़कर दौड़ता चला जा रहा है खुले मैदान में, बिना पीछे मुड़े आगे ही आगे बस दौड़े चले जा रहा है। नदी, नाले, पहाड़, सब कुछ पार करता चला जा रहा है, और देख रहा है कि वहाँ सफेद दाढ़ी वाला एक खड़ाऊ कमंडल धारण किए हुए एक साधु है। वह उसे उन्हें देखकर डर नहीं लग रहा है, वह उनके पास चला जा रहा है। वह साधु उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो इस तरीके से उसे ये याद ही नहीं आ पा रहा था कि वो कौन है, और उसका इस तरीके से अपने अस्तित्व को भूल जाना कहीं ना कहीं बंटी का अपने आप को बिसरा देना था, उसका बचपन खो जाना था। और सपना देखते देखते वो इस तरीके से डरा हुआ होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता सपने में कि वो कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है। और इतने में ही उसे एहसास होता है कि कोई उसे जगा रहा है, और वो सफेद दाढ़ी वाला जो साधु से नजर आ रहा था वो अचानक उसे पापा में बदला हुआ नजर आता है, उसे पापा का चेहरा नजर आता है। पापा ने उसे उठा दिया होता है और कहते हैं कि स्टेशन आ गया है, उठो, हाथ मुंह धो लो, तुम्हारी नींद चली जाएगी। और उसके साथ 5-7 मिनट में जो है स्टेशन आने वाला है। और जैसे स्टेशन आया उसे पता नहीं क्या हुआ, ढेर ढेर आंसू उसके बहने लगे। उसके भीतर के ही आंसू नहीं, उसके बाहर के आंसू भी बहने लगे, और वो बहुत तेज रोने लगा। और अपनी भरी हुई आंखों से उसने उस डब्बे को देखा, आसपास फैली हुई उस भीड़ को देखा जिसमें कोई भी परिचित नहीं था। एक पापा सिर्फ परिचित नजर आ रहे थे, और उसे ये पता था कि थोड़ी देर बाद पापा भी उससे दूर चले जाएंगे, और यहाँ फिर वो हॉस्टल में नए लोगों के बीच, अपरिचितों के बीच अकेला रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ ये उपन्यास समाप्त होता है, लेकिन ये उपन्यास सिर्फ इन पन्नों में समाप्त होता है। ये उपन्यास यहाँ पाठकों के लिए बहुत सारे प्रश्न छोड़कर चला जाता है। हर एक पाठक जो इसे पढ़ता है
वो फिर ये जान लेने की कोशिश करना चाहता है कि इसके बाद बंटी का क्या हुआ होगा। लेखिका ने इसे यही समाप्त कर दिया है। बंटी उसके बाद हॉस्टल में रहा नहीं रहा, उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में नहीं पता। लेकिन ये जो उपन्यास है एक बच्चे की दृष्टि से लिखा गया उपन्यास है, और बच्चे के मन मस्तिष्क पर ऐसी परिस्थितियों में क्या असर होता है, ये सब चीजें ये उपन्यास समेटता है। एक बच्चा, यहाँ समस्या सिर्फ तलाकशुदा माता पिता के बच्चे की नहीं है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं एक साथ उठकर खड़ी हो जाती हैं इस उपन्यास में। यहाँ समस्या उन बच्चों की भी है जिन बच्चों के लिए माता और पिता में से कोई एक ही अपना होता है। यहाँ बंटी के पास एक ऑप्शन था कि वो अपनी माँ के पास रहता है तो उसे लगता है कि उसके पापा अपने हैं, एक पापा के पास रहता है तो उसे माँ अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर्फ अपनी माँ होती है या सिर्फ अपने पापा होते हैं, और उसे हमेशा पूरी जिंदगी दूसरे माता या पिता के साथ जीना होता है। बच्चे, यहाँ पर एक स्थिति ये भी बताई गई है कि अक्सर कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी को उनका सीधापन समझ लिया जाता है, ये उनकी खूबी समझ ली जाती है। लेकिन माता पिता को उनकी चुप्पी को, उनके शांत रहने को समझने की आवश्यकता है। उन्हें ये जानने की आवश्यकता होती है कि कहीं उनकी चुप्पी उनके बच्चे के मानसिक तनाव के कारण तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चा किसी माहौल को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, किसी नए माहौल में नहीं जुड़ पा रहा है, या किसी संबंध को लेकर वो तनाव में है। इन चीजों की तरफ माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है ये उपन्यास। बंटी की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि उसे माता पिता का साथ नहीं मिल रहा है। बंटी की समस्या माता पिता के साथ की समस्या के साथ साथ ये भी रही है कि वो जिन भी दो घरों से जुड़ा है अपने माता पिता के नए संबंधों के साथ, वहाँ ऑलरेडी कुछ बच्चे मौजूद हैं। डॉक्टर जोशी के घर में अमी और जोत थे जो पहले से ही उस घर में रहते थे, और दूसरे घर में पापा के घर में वहाँ चीनू था जो उनका अपना बच्चा था। वहाँ ऐसे में समस्या ये उत्पन्न हुई थी कि बंटी को हमेशा अकेलापन इसलिए भी लगता था कि ऐसे संबंधों में जो बच्चा नए संबंध के साथ में आता है, वो बच्चा हमेशा उस घर में वो जगह नहीं बना पाता जो उस संबंधों से उत्पन्न बच्चे या फिर उससे पहले के बच्चे जो वहाँ रह रहे होते हैं वो बना पाते हैं। तो बंटी की समस्या ये भी समस्या थी कि जब बंटी के सामने अम्मी या जोत की तारीफ की जाती थी या उनको अच्छा बताया जाता था, तो बंटी के लिए ये भी एक बड़ा मानसिक तनाव था। तो ये जो उपन्यास है माता पिता के लिए एक वो भी सबक लेकर आता है कि कभी भी किसी भी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए। जब किसी बच्चे की तुलना खासकर उस बच्चे से की जाए जो बच्चा वहाँ नया है या पिछले संबंध से उत्पन्न बच्चा है, उस बच्चे से जब ये की जाती है तुलना, तो ये तुलना उसे कहीं ना कहीं ये फील कराती है कि वो कमतर है और कमतर ही रहेगा, और ये उसके जीवन से जुड़ा एक अहम मानसिक तनाव लेकर आता है जो उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है। कोई बच्चा जो कि चुप रह रहा है, उसके सामने आप किसी दूसरे बच्चे की बहुत बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके किसी भी काम को आप अच्छा नहीं सब बता पा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेगा तो उसमें अच्छा वो काम कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके का अविश्वास दिखाकर उस बच्चे को कहीं ना कहीं कमजोर कर देना होता है। यही सब बंटी भी झेल रहा होता है। जब अमी और जोत वैसा नहीं करते, जैसे बंटी जिद करता है, शरारतें करता है, तो उसकी माँ बहुत असहज हो जाती है। उसे लगता है कि बंटी कुछ एबनॉर्मल कर रहा है और बंटी उसके संबंधों को खराब कर रहा है, जबकि बंटी अपनी तरीके का एक बच्चा था और अमी और जोत अपनी तरह के एक बच्चे थे। हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है, उनकी आदतें, उनकी मांग, उनकी हर चीज अलग अलग होती है, और हर बच्चे का जीने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इस
तरह से कि कौन बच्चा योग्य है, कौन अयोग्य है, और कौन कितना शरारती है, उसकी शरारतों पर उसे आंकना या किसी भी चीज पर आंकना, तो बच्चों की आपस में कंपैरिजन करना, एक दूसरे से उनकी तुलना करना, ये चीजें बच्चे को और ज्यादा तनाव देती है, और खासकर उन बच्चों को जो नए संबंधों में अपने माता पिता के साथ जाकर जुड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा चुप है, शांत है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, ये सब पता होते हुए भी उसको उसकी उस स्थिति पर ध्यान न देकर नए संबंधों को बनाए रखने की जद्दोजहद में माँ का लगे रहना बंटी के इस जीवन चक्र को बदल देने वाली एक बिंदु रहा है। इसके साथ साथ ये डिसाइड करना कि उसके लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा संबंध को ऊपर रखकर, अपने नए संबंध को ऊपर रखकर बंटी को ध्यान में रखना ही बंटी के जीवन चक्र को बाधित करना हुआ। अगर बंटी को ध्यान में रखकर नया संबंध बनाया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जोशी के साथ अगर रखा जाता और डॉक्टर जोशी से पहले उसे कंफर्टेबल कराकर फिर शकुन उनसे शादी करती तो शायद बंटी उस घर में एडजस्ट कर पाता। इसी तरीके से मीरा से वो कभी नहीं मिला था और पापा को की तो उसके लिए अलग ही एक योजनाएं थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके जीवन को कहीं उसके बचपन को हर लेती हैं एक तरीके से। इसीलिए बंटी बंटी नहीं रह पाता, उसका पूरा बचपन उजड़ जाता है और बंटी कुछ और ही हो जाता है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि वो बच्चा अब वैसा नहीं रहा, खेल खिलौनों से उसका मोह टूट गया है, हर चीज़ उसे अब अजनबी सी लगने लगी है और यही अजनबीपन ऐसे बच्चों के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इसके साथ साथ यहाँ उस माँ की दृष्टि को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहती है, लेकिन बंटी के कारण वो नए संबंध को भी पूरी तरीके से जी नहीं पाती। अब इसको देखने का अपना अपना नज़रिया है, क्योंकि बंटी के नज़रिए से लिखा गया है तो मैंने इसे उसी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि जिन भावों को समझाने के लिए मुझे उपयुक्त शब्द नहीं मिले, मैं बहुत असमंजस में रही, उसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि मैं इसे आसान शब्दों में समझा सकूं। उम्मीद करती हूं कि मैंने इसे अच्छे से समझाया होगा। आप सभी ने धैर्यपूर्वक 16 के 16 भागों को सुना, मेरे साथ जुड़े रहे, आपका बंटी के साथ जुड़े रहे, बंटी के साथ जुड़े रहे, शकुन के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।